1970s में हिस्टोरियन मैक्स हेस्टिंग्स जेरूसलम में नेतन्याहू से मिले। वो लिखते हैं कि इजराइल के भविष्य के बारे में बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगले जंग में अगर हमने सब कुछ ठीक किया तो हमारे पास एक मौका है कि हम सारे अरब्स को बाहर निकाल फेंकें। हम वेस्ट बैंक खाली करा सकते हैं, जेरूसलम को भी ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, यह वाकया 1970s का है। हमास का जन्म 1987 में हुआ था। रशिया ने यूक्रेन पर 21 महीने पहले वार किया था। एस्टिमेट्स के हिसाब से इन 21 महीनों में यूक्रेन में 9,700 सिविलियंस यानी बेकसूर नागरिक मारे गए हैं। वहीं सिर्फ एक महीने में गाजा में इजराइल ने 10,000 से ज्यादा सिविलियंस को, बेकसूर नागरिकों को, बच्चों को मार गिराया है। ऑलमोस्ट सारे के सारे इजराइल के अंधाधुंध बमबारी के चलते मरे हैं। हमास को कितनी चोट पहुंची है, हमास के कितने फाइटर्स निस्तनाबूद हुए हैं, हमास की शक्ति कितनी कम हुई है, इसके बारे में हमें फुल आइडिया नहीं है। गाजा पट्टी मुंबई जितनी बड़ी है, इतनी छोटी सी पट्टी में इजराइल ने इतने बम गिराए कि कहा जा रहा है कि कुल विस्फोटक क्षमता 2 हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर पहुंच चुकी है। इस स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सोचिए कि अगर मुंबई पर 2 न्यूक्लियर धमाके कर दिए जाए तो शहर की क्या हालत होगी, लोगों की क्या हालत होगी। और इस विस्फोटक क्षमता से क्या टेररिस्ट मरेंगे, हॉस्पिटल्स और हॉस्टेजेस बचेंगे? 4 नवंबर को इजराइल के मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज ने एक रेडियो इंटरव्यू में कह डाला कि गाजा पर न्यूक्लियर बम गिराना उनके पास एक ऑप्शन है। कहा कि जो कोई भी फिलिस्तीन का झंडा लहराएगा उसे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। एडिटर सुन रहे हो? फिलिस्तीन का झंडा है, हमास का नहीं, फिलिस्तीन का झंडा। जिस रेट पर हम एपिसोड्स बना रहे हैं, ईडी से पहले तो मोसाड आ जाएगा। क्योंकि हमने तो यहां देशभक्त पर पहले ही बात साफ कर दी थी कि हमास के टेरर अटैक के बाद फिलिस्तीन में जो चल रहा है वो एक जंग नहीं है, वो एक एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं है, वो एक जेनोसाइड है। खूब गालियां पड़ी थी उस समय हमें, लेकिन आज ये बात साफ हो चुकी है। और देशभक्त पर इसीलिए आज हम एक और अहम बात रखना चाहते हैं आपके सामने। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आप शायद मानो ना मानो, लेकिन फैक्ट्स ध्यान से सुन लीजिए। हमास एक बहाना है, कहीं और निशाना है। और वो निशाना क्या है, अब वो धीरे धीरे साफ सबको दिखने लगा है। शायद आपके मन में अब सवाल आ रहा हो, ये क्या बकवास की बातें हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ, हमास ने जो आतंकी हमला किया, उसके बाद इजराइल का हक बनता है कि भैया वो अटैक करे, हमास को ढूंढ निकाले। उससे पहले तो सब कुछ हंकी डोरी था। पैलेस्टीनियंस और इजराइल तो हम साथ साथ हैं, पिक्चर बना रहे थे। लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई सोल्यूशन यहां नहीं ढूंढ रहे हम बस इतना कह रहे हैं कि भैया बच्चों को मारना बंद करो। और अगर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो 5 डिटेल्ड एपिसोड्स बना के रखे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बोला, उसके बारे में बोला, बहुत कुछ बोला है, देख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट की जो लंबी हिस्ट्री है, गाजा के बारे में, ये जो जंग पूरा जो मिडिल ईस्ट को एक वॉर में झोंक सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध क्यों चाहते हैं खुद जिंदा रहने के लिए पॉलिटिकली, और यूएन क्या मरा हुआ है? ये सारी चीजों के बारे में बात कर चुके। लेकिन आज के वीडियो में एक खास सवाल कि अगर हमास एक्चुअली निशाना नहीं है, एक बहाना है, तो इजराइल की असली मंशा क्या है? 1 महीने पहले तक इजराइल को हमास के इतने बड़े आतंकी हमले के बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन सडनली 7 तारीख के बाद उन्हें हर वो हॉस्पिटल, हर वो स्कूल, हर वो बेकरी, हर वो रेफ्यूजी कैंप मालूम है जहां हमास छुपा हुआ है। या तो इजराइल के पास कोई दिव्य शक्ति आ गई है, एक्सरे विजन आ गया है, या फिर वो हमास को टारगेट कर नहीं रहा है, वो प्लान है ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कि गाजा में सब लोग खराब हैं, सबको मार देना चाहिए क्योंकि सब तो आतंकी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं सबको मारो, खत्म कर दो, क्योंकि इलेक्शन हुआ था सैकड़ों साल पहले। खैर वो अपने आप में स्टोरी है कि इन लोग पावर में कैसे आए थे, हमास। पर वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है भाई? वहां तो ना हमास है और ना वहां से कोई आतंकी हमला हुआ था। 7 अक्टूबर के बाद वेस्ट बैंक में 150-160 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार दिया है। हजारों फिलिस्तीनियों को डिटेन कर लिया है, बच्चे समेत। जेरूसलम में आर्मीनियन क्रिश्चियंस तक को बंदूक की नोक पर बेदखल किया गया है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने हमास को चोट नहीं पहुंचाई है। इजराइल के मुताबिक पूरे 60, जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स इजराइल से हैं, पूरे 60 हमास के लोग मारे गए हैं। पूरे 60 की बात कर रहा हूं मैं। 10,000 बेकसूर फिलिस्तीनी, 4,000 जिसमें बच्चे शामिल हैं, 60 हमास के लोग मारे गए। 10,000 सोचिए ह्यूमन शील्ड्स थे 60 लोगों के लिए।
हमास की स्ट्रेंथ तो बोली जाती है 20,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब तो पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप ही ह्यूमन शील्ड है। उड़ा दो भाई, बम से उड़ा दो। लेकिन ये जो बम है ना, ये सिर्फ हमास के लिए नहीं है। इजराइल का प्लान कुछ और ही है। और अगर आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि इजराइल क्या लंबी गेम खेल रहा है और हमास को एक्चुअली टारगेट नहीं कर रहा है, तो अब हम उनके लीडर्स की बातें खुद आपको सुनाएंगे, जिससे आपको यकीन करना पड़ेगा कि मकसद कुछ और ही चल रहा है। इजराइल के एक एमपी जो पिछले महीने तक नेतन्याहू के कैबिनेट में पब्लिक डिप्लोमेसी मिनिस्टर थी, उन्होंने एक बयान दिया कि गाजा को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। गाजा के मॉन्स्टर्स या तो भागकर इजिप्ट चले जाएं या फिर एक दर्दनाक मौत मारे जाएं। वो हमास की बात नहीं कर रही थी, वो सारे फिलिस्तीनियों की बात कर रही थी। जो जंग नेतन्याहू 1970s में चाहते थे, वो जंग उनको आज मिल गई है। और अब मकसद सिंपल है, गाजा से फिलिस्तीनियों को या तो मार डालो वहां या फिर उनको भगा दो कहीं और। बेसिकली नखबा 2.0। नखबा, इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में भी बात किया था। एक अरबी शब्द है कैटास्ट्रोफी के लिए, एक प्रलय के लिए। नखबा हुआ था 1948 में, पर कहानी उससे पहले ही शुरू हो जाती है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जायनिज्म का जन्म हिटलर के किए हुए हॉलोकास्ट के बाद से शुरू होता है, पर यह गलत फहमी है। 1897 में पहला जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसका डिस्कशन का टॉपिक था कि कैसे यूरोप के यहूदी फिलिस्तीन को कॉलोनाइज कर सके। और यह कलोनियल शब्द हम जबरदस्ती नहीं लगा रहे हैं, जायनिस्ट खुद ही इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। सोचिए, 1897 की बात कर रहा हूं, जब एक बैंक की स्थापना होती है और इस बैंक ये पूरे मिशन को फंड करने के लिए बना था और इस बैंक का नाम रखा गया जूइश कॉलोनियल ट्रस्ट। याद रखिए, यह जमाना यूरोपियन कॉलोनिज्म का था, बहुत एक्सेप्टेड चीज थी उस समय। तो 1885 में यूरोपियन पावर्स ने मिलकर आपस में अफ्रीका तो बांट ही लिया था। अब जायनिस्ट नेशनल मूवमेंट फिलिस्तीन को अपना नाम देना चाहती थी, अपने पूर्वजों के जमीन में शिफ्ट करने की बात सोचने लगी। इसके बाद जूइश कॉलोनिस्ट फिलिस्तीन आने लगे। 1920s में अंग्रेजी हुकूमत ने भी उनका साथ दिया। पर उसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकास्ट, जिसमें 60 लाख यहूदियों को नाजी जर्मनी मौत के घाट उतार देता है, मार डालता है। जर्मनी ने किया यह कांड, यूरोपियन जर्मनी ने कांड किया, फिलिस्तीनियों ने नहीं मारा था, उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन हॉलोकास्ट के बाद भी ऑफ कोर्स यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे और भी ज्यादा नंबर्स में पहुंचने लगे। और जो 1897 वाला जो कॉलोनियल प्लान था, फिर वो धीरे धीरे पूरा होने लगा। बेन गुरियन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके बायोग्राफर बेन जोहार लिखते हैं कि इंटरनल डिस्कशन में बेन गुरियन साफ तौर से अपने आदमियों को बताते थे कि अरे बेहतर होगा कि इजराइल में अरब लोग की संख्या कम से कम हो, नहीं चाहिए ऐसे लोग। और यह प्लान अमल में भी लाया गया और इसी को फिलिस्तीनी नखबा बुलाते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल 1949 तक 530 फिलिस्तीनी विलेजेस को पूरी तरीके से डीपॉपुलेट कर दिया गया। करीबन 8 लाख फिलिस्तीनी बेदखल हो गए और 50 लाख एकड़ जमीन इजराइल निकल गई। हालांकि इजराइल ने पार्टीशन प्लान कबूल किया था, वो यूएन वाला। बेन गुरियन ने लेकिन अपने नेताओं को 1948 में भी भरोसा दिला दिया था, पहले से ही प्लान सॉलिड था कि अरे एक राज्य तो बनने दो, फौज का निर्माण तो होने दो, उसके बाद हम पार्टीशन को रद्द कर देंगे और पूरे फिलिस्तीन में हम ही फैल जाएंगे। नखबा के बाद हुआ भी ऐसा ही। 1956 इजराइल, यूके, फ्रांस मिलकर अरब देशों के खिलाफ जंग लड़ते हैं। सुएज कैनाल के लिए जंग होती है। इजराइल ने लगे हाथ फिलिस्तीनियों को भी फिर से बेदखल करना शुरू कर दिया। 3 नवंबर 1956 को इजराइल मिलिट्री गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में घुसती है और वहां एक मोहल्ले में जाकर 15 साल से ऊपर के उम्र के फिलिस्तीनी बच्चों को, लड़कों को पकड़ लेती है और दीवार के अगेंस्ट खड़ा करती है और उन पर मशीन गन फायरिंग करती है। उसी खान यूनिस के एक रेफ्यूजी कैंप में एक 8 साल का बच्चा था, अब्दुल अजीज रंतीसी, जिसके एक चाचा इजराइल के मिलिट्री के हाथों मारे भी जाते हैं। यह बच्चा बड़ा होकर हमास का को-फाउंडर बनता है। 1964 में 6 डे वॉर के बाद फिर से कई सारे फिलिस्तीन बेदखल हुए और यह पैटर्न बार बार रिपीट होता रहा कि इजराइल के ऊपर कहीं किसी अरब नेशन ने अटैक किया, इजराइल ने वापस हमला किया और भी टेरिटरी अपने हाथ में कर ली। यही क्रीपिंग एक्विजिशन बढ़ता रहा। मगर जैसे नेतन्याहू ने 1970 में कहा कि भाई थोड़ी सी कसर रह गई थी, चाहे वो गाजा हो या चाहे वो वेस्ट बैंक हो।
और आज यही बची खुची कसर पूरी हो रही है और इसके लिए हमास मिल गया है बलि का बकरा। इसीलिए ना सीज फायर की कोई बात हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि हॉस्टेजेस वापस भी आ जाए तो कोई सीज फायर नहीं होने वाला है। अब तो हमास को खत्म करने के नाम पर बहुत कुछ और खत्म होगा, बहुत कुछ और का कब्जा होगा। जून 2022 में यूएन इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि इजराइल की कोई मंशा नहीं है कि वो अपने इलीगल कब्जे को खत्म करे, लोगों को रिटर्न करे। इजराइल कंप्लीट कंट्रोल चाहती है फिलिस्तीनियों पर और फिलिस्तीनी जमीन पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स, अनइक्वल लॉ, सेटलमेंट्स के जरिए। सोचिए कि आप एक फिलिस्तीनी हो तो आपकी हालत क्या होगी और आपका रिएक्शन क्या होगा। खैर, अब तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी घरों को भी खाली किया जा रहा है। गाजा पर तो अंधाधुंध बमबारी वैसे में ही चल रही है और बार बार कहा जा रहा है कि नॉर्थ गाजा से फिलिस्तीनी साउथ गाजा चले जाए। गाजा की मेजॉरिटी जो आबादी रेफ्यूजीज हैं और रेफ्यूजीज के डिसेंडेंट्स हैं जो नक्बा के समय बेदखल हुए थे, वो ये बमबारी देख चुके हैं, जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि एक बार वो नॉर्दर्न गाजा से सदर्न गाजा की तरफ पहुंचेंगे, वो वापस कभी नहीं जा पाएंगे नॉर्दर्न गाजा। इजराइल सरकार का बयान भी आ चुका है कि वो गाजा को एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए मिलिट्री ऑक्यूपेशन में रखेंगे। अब एक टेररिस्ट मार रहे हो या जमीन मार रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, यार बता दो यार, ये समझ में नहीं आ रहा। इस पूरे कहानी में आयरनी देखो, कूट कूट के आयरनी भरी हुई है। देखो कैसे इतिहास एक घिनौने तरीके से अपने आप को रिपीट मार रहा है। हिटलर ने यहूदियों को घेटोज में रखा था और उनको घेटोज में रहने में मजबूर कर दिया था। इजराइल ने गाजा को लगभग 20 साल से एक घेटो बना के रखा है। हिटलर ने यहूदियों पर आईडी टैटू करवाए थे उनके हाथ पर उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। इजराइल फिलिस्तीनियों पर आईडी टैग्स चिपका रहा है उन्हें ट्रैक करने के लिए। हिटलर ने आउटविट्स में कंसंट्रेशन कैंप बनाए, वहां लिविंग कंडीशंस नर्क से बदतर कर दिए। इजराइल गाजा को एक कंसंट्रेशन कैंप ही बना के रख रहा है और वहां अब खाना पीना दवाई भी रोक रहा है। और वैसे फास्फोरस गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हिटलर की तरह ही इजराइल भी अपने टारगेट को डीह्यूमनाइज कर रहा है। फिलिस्तीनियों को तो जानवर बोला जा रहा है। अरे कौन से ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो भाई साहब, पूरी दुनिया ये तो जानवर है, इनके ह्यूमन राइट्स कहां से हो सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हो। जिन लोगों ने हिटलर के हाथों इतनी बर्बरता सही, आज वही चीज वो दोहरा रहे हैं किसी और के ऊपर। यह बात समझ से भी परे है। पर पूरी दुनिया के लोग अब धीरे धीरे इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और साथ ही साथ कई सारे यहूदी भी इजरायली सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और इससे उनकी नौकरी जा सकती है, इससे उनकी जान जा सकती है कि अपने लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उठा रहे हैं। कई सारे ऐसे यहूदी भी हैं जो इनमें शामिल हैं जो खुद हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं। यह वीडियो देखिए। एक बुजुर्ग ब्रिटिश यहूदी से पूछा जाता है कि वो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे मां बाप ऑश्विट्ज सर्वाइवर्स हैं, अपनी फैमिलीज में वो इकलौते लोग थे जो बचे थे, तो मैं इस जेनोसाइड को कैसे सपोर्ट कर सकता हूं। इस प्रोटेस्ट में हम सब यहां फिलिस्तीन के साथ हैं क्योंकि हमारा मानना है कि ब्रिटिश सरकार इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है, इजराइल को हथियार देकर, उसे पैसे देकर। और बीबीसी और दूसरी मीडिया भी इस जेनोसाइड को सपोर्ट ही कर रही है। हमें यह कभी भी मंजूर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे रिपोर्टर्स अमेरिका में भी आवाज उठा रहे हैं कि आप किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, किस तरीके से आपने एक रेड लाइन नहीं दिया है, किस तरीके से आप कह रहे हो कि जो करना है कर लो, क्या यह सही है अमेरिकन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। पर शायद पिछले सालों की तरह यह जेनोसाइड भी कंप्लीट हो ही जाएगा और वेस्टर्न नेशंस इसका साथ भी देंगी, खूब हंसेंगी। पर आखिर क्यों हो रहा है यह सब, क्यों इजराइल यह सब करना चाहता है और वेस्टर्न देश भी इनका साथ क्यों दे रहे हैं। क्या सच्ची में हमास को मारने के लिए यह सब हो रहा है? एक्चुअली इसके पीछे कई और रीजंस हैं। इजराइल के जो कॉलोनियल एम्बिशंस हैं वो साफ है, रेसिज्म है, व्हाइट सुप्रीमेसी है। हमने अपने पिछले पैलेस्टाइन वीडियो में वेस्ट के ट्रेड और मिलिट्री इंटरेस्ट्स के बारे में भी आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको दो और रीजन देना चाहते हैं, खास करके कि गाजा को लेकर इजराइल इतना इंटरेस्टेड क्यों है। नहीं, हमास नहीं, वो तो बहाना है।
पहला है कि गाजा में काफी बड़ा ऑफशोर नेचुरल गैस रेजर्वोयर मौजूद है। 30 अक्टूबर की रात इजराइल गाजा पर बम गिरा रहा था और 30 अक्टूबर की सुबह इजराइल ने ब्रिटिश पेट्रोलियम और 5 और कंपनीज को लाइसेंस ग्रांट किया कि वो इजराइल के मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन पर नेचुरल गैस रेजर्वोयर्स एक्सप्लोर करे। अभी भी वैसे इजराइल गाजा के नेचुरल गैस रेजर्वोयर्स पर कब्जा कर बैठा हुआ है और ये कांड करने के बाद और ये जेनोसाइड करने के बाद शायद उन्हें कंप्लीट अनचैलेंज्ड एक्सेस और कंट्रोल मिल जाए। उसी तरीके से इजराइल का एक और काफी बड़ा प्लान है, बेन गुरियन कैनाल। हम आपको इस सीरीज में पहले ही वीडियो में दिखा चुके थे कि सुएज कैनाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल शिपिंग के लिए, बहुत ही जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और कैसे यूके, फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर इजिप्ट पर हमला किया गया था इसी सुएज कैनाल को कंट्रोल करने के लिए। कितना कुछ हो चुका है, बहुत खून बहा है, और अब तो सुएज कैनाल इजिप्ट के हाथ में है। तो एक और तरीका होना चाहिए कि इजराइल खुद का एक कैनाल बनाकर, ताकि वेस्टर्न पावर्स को इजिप्ट पर डिपेंडेंट ना होना पड़े अपने बड़े बड़े शिप्स वहां से निकालने के लिए। मगर प्लान में एक प्रॉब्लम है, गाजा पट्टी। मैप देखकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैनाल बनाने का जो बेस्ट रास्ता है वो गाजा पट्टी से है। तो अगर हिटलर की तरह जेनोसाइड कर दें, सब सफाया कर दें, तो आराम से बेन गुरियन कैनाल बना सकते हैं अपने प्रॉपर अलाइनमेंट पे। और हां, ये भाई बेन गुरियन हैं जिन्होंने 1948 में ही फिलिस्तीनियों को बोल दिया था कि भैया संपूर्ण फुल कॉलोनाइजेशन होगा। इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा काफी पेचीदा है, इतना आसान नहीं कि इसने उस पर अटैक किया और उसने उस पर अटैक किया। इसके पीछे बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स है, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बहुत सारा बिलीफ और फेथ लगा हुआ है। तो इसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं है और ना ही हम कोई सोल्यूशन दे रहे हैं देशभक्त पर। हम बस कह रहे हैं कि बच्चों को मारना बंद कर दो, खून खराबा रोक दो, 10,000 मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमास के खिलाफ ज्यादा सफलता ना मिलने के बावजूद भी इजराइल ताबड़तोड़ गाजा पर बमबारी क्यों कर रहा है, उसे क्यों फोड़ रहा है, असली एजेंडा है क्या। हम इस वॉर को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, ये जो डीह्यूमनाइजेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस है, इसे रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और इस सियाप को भी रोक सकते हैं कि अगर कोई बच्चों की बात करे, पैलेस्टीनियंस की बात करे, तो उसे हमास सपोर्टर बोल दिया जाए। अगर आपको भी लगता है कि हमास के टेरर के बदले कोई और गेम खेला जा रहा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ, क्योंकि गोदी मीडिया ये सारे फैक्ट्स, ये सारा स्टैट्स, ये सारे एंगल दिखाएंगे नहीं। और अगर हमारा काम गलती से पसंद आता है, इतना लंबा एपिसोड अगर आप देखते हो, तो जरूर सपोर्ट करने की सोचिएगा ऑन patreon.com/देशभक्त।